Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India-Vietnam strategic partnership. हाल ही में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। मई 2026 में वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लाम ने इंडिया का स्टेट विजिट किया और इस विजिट के दौरान इंडिया और वियतनाम ने अपने बायलैटरल रिलेशंस को अपग्रेड करके एक नया नाम दिया है, इनहैंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इस एक सिंपल लगने वाली लाइन के पीछे आहर डिप्लोमेसी क्या छुपी है और यह ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करेगी। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इन सभी टॉपिक्स के हर एक डायमेंशन को बिल्कुल बेसिक से डीपली समझते हैं। किसी भी मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को बिना उसकी हिस्ट्री समझे डिकोड नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप्स अचानक एक दिन में नहीं बनती है, इनकी एक डीप हिस्ट्री होती है। 2016 में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद 2020 में जॉइंट विजन फॉर पीस अनाउंस हुआ। फिर अगस्त 2024 में रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया और अब फाइनली मई 2026 में इस पूरे एक डेकेड के इमेंस ट्रस्ट को मार्क करते हुए इसे एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया गया है। ये टाइमलाइन क्लियरली दिखाती है कि पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इस हिस्टोरिकल अपग्रेड के पीछे के रीसेंट डेवलपमेंट्स को अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट टो लाम का शेड्यूल बिल्कुल एक्शन पैक्ड था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन और राजघाट विजिट किया, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यानी ICWA में एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्पीच दी और मुंबई में एक बिजनेस फोरम को भी एड्रेस किया। साथ ही दोनों देशों ने पार्लियामेंट्स के बीच एक पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप एस्टैब्लिश किया है। लेकिन यह सबसे क्रूशियल पॉइंट है नए स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी डिफेंस डायलॉग, जिसे आमतौर पर 2+2 डायलॉग कहते हैं, उसका एस्टैब्लिशमेंट और साथ ही 2024 से 2028 तक का एक वेल डिफाइंड प्लान ऑफ एक्शन भी सामने आया है। यह नया 2+2 फ्रेमवर्क फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्रीज को डायरेक्टली कनेक्ट करके इस पार्टनरशिप को एक कंप्लीटली नए लेवल पर ले जाएगा। यह पार्ट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वियतनाम असल में इंडिया के ब्रॉडर मैरिटाइम विजन का एक एब्सोल्यूट लिंचपिन है। एक बहुत बड़ी न्यूज ये आई है कि वियतनाम ने ऑफिशियली IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। अब ये IPOI क्या है? ये इंडिया द्वारा 2019 में ईस्ट एशिया समिट में लॉन्च किया गया एक वॉलंटरी नॉन ट्रीटी इनिशिएटिव है, जिसका मेन गोल है एक फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट करना। वियतनाम का IPOI ज्वाइन करना और उसे आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक यानी AOIP के साथ सिनर्जाइज करना जियोपॉलिटिकली एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस मैरिटाइम सिनर्जी को और डीपली समझने के लिए साउथ चाइना सी का एग्जांपल लेते हैं। वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और 1982 UN क्लॉज के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर दोनों देशों की जो डीप सहमति है वो सीधे तौर पर चाइना के अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को काउंटर करती है। मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वियतनाम ने गुरुग्राम में लोकेटेड इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर यानी IFC-IOR में अपना एक इंटरनेशनल लिएजन ऑफिसर भी असाइन किया है। इसके अलावा मई 2025 में दोनों नेवीज एक जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंडक्ट करेंगी। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वियतनाम के पानी में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन जारी रहेगा और ओशनोग्राफी से लेकर पैंगैसीज और मसल्स की ब्रीडिंग जैसी प्रैक्टिकल फिशरीज कोलैबोरेशंस भी ग्राउंड लेवल पर तेजी से शुरू हो रही हैं। अब क्लास का फोकस शिफ्ट करते हैं GS पेपर 3 की तरफ और बात करते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। जियोपॉलिटिक्स तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक इकोनॉमी का इंजन स्ट्रांग ना हो। यहां सबसे पहला फिगर जो दिमाग में रखना है वो है $25 बिलियन। ये एक मैसिव नया बेंचमार्क है। अभी प्रेजेंट में हमारा बायलैटरल ट्रेड अराउंड $16 बिलियन के आसपास है, लेकिन इस नई पार्टनरशिप में सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $25 बिलियन तक पहुंचाने का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। लेकिन ये 25 बिलियन का टारगेट आखिर अचीव कैसे होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोनों देशों ने एग्रीकल्चरल ट्रेड को बैलेंस करने के लिए म्यूचुअल मार्केट एक्सेस पर फोकस किया है। इंडिया को अपने ग्रेप्स यानी अंगूर और पोमोग्रेनेट्स के लिए वियतनामीज मार्केट में स्मूथली एक्सेस मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ वियतनाम को अपने फेमस फ्रूट्स ड्यूरियंस और पोमेलोस के लिए इंडियन मार्केट का एक्सेस दिया जा रहा है। इस तरह की म्यूचुअल ट्रेड स्टेप्स डोमेस्टिक फार्मर्स और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन दोनों को सीधा बेनिफिट करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन सिर्फ एग्रीकल्चर तक सीमित नहीं है। टोटल 13 नए MOU साइन किए गए हैं। इनमें क्रिटिकल मिनरल से लेकर फिनटेक और यहां तक कि एंशिएंट चैम मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटाइजेशन जैसे वाइड रेंजिंग टॉपिक शामिल हैं।
साथ ही दोनों देशों ने आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसे हम AITGA कहते हैं, उसके अर्ली रिव्यू पर पूरा जोर दिया है ताकि ट्रेडिंग मॉडर्नाइज हो सके। MSMEs और ई-कॉमर्स को भी स्ट्रांगली सपोर्ट किया जा रहा है। और सबसे इनोवेटिव डेवलपमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच एक नया MOU जो दोनों देशों के QR कोड बेस्ड रिटेल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को लिंक करेगा। ये डिजिटल पुश, टूरिज्म और स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। दोनों देशों के बीच ऑलरेडी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट और सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू जैसे पैक्ट्स एक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ट्रेनिंग इस कोलैबोरेशन का एक बहुत वाइटल पार्ट है। इंडिया अपने ITEC प्रोग्राम के थ्रू वियतनामीज फोर्सेस को टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी और न्या ट्रैंग सॉफ्टवेयर पार्क में डायरेक्टली ट्रेन कर रहा है। एक और मेजर स्ट्रेटेजिक अपडेट ये है कि इंडिया और वियतनाम मिलकर 2027 से 2030 तक ADMM प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी को को-चेयर करेंगे। और सबसे इम्पैक्ट वाली बात, इंडिया ने जो डिफेंस लाइंस ऑफ क्रेडिट दी हैं, वियतनाम उनका यूज करके बहुत इफेक्टिवली अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज कर रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी को अगर समराइज करें तो जस्टिस के इस सेक्टर में दोनों देशों की लॉ मिनिस्ट्रीज ने एक अहम MOU साइन किया है। नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पर इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट यानी NSCS और वियतनाम की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी अब डायरेक्ट कोलैबोरेट करेंगे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांसनेशनल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और तेजी से बढ़ते हुए ऑनलाइन स्कैम्स को मिलकर रोकना। इस डायरेक्शन में रिसेंटली कंडक्ट किया गया फर्स्ट इंडिया वियतनाम साइबर पॉलिसी डायलॉग एक बहुत ही सक्सेसफुल और जरूरी स्टेप रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, टेक डेवलपमेंट एंड कल्चर। यह हिस्सा हाईलाइट करता है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंटल एड इन दोनों नेशंस को डीप लेवल पर बांध रही है। टेक्निकल फ्रंट पर अगर देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन को चाइना से डी-रिस्क करने के लिए रेयर अर्थ्स पर इंडिया की IREL और वियतनाम की वियतनाम के बीच एक क्रिटिकल MOU साइन हुआ है। इसके अलावा 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI पर भी जॉइंट फोकस है। पीसफुल एटॉमिक एनर्जी के लिए इंडिया द्वारा वियतनाम को कोबाल्ट 60 की कंटिन्यूअस सप्लाई एक लंबा और बड़ा कदम है। पब्लिक हेल्थ की बात करें तो 2027 से इंडियन फार्मा कंपनीज डायरेक्टली वियतनाम की पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में मेडिसिन सप्लाई कर सकेंगी और वहां आयुर्वेदा की एक एकेडमिक चेयर भी एस्टैब्लिश हो रही है। स्पेस सेक्टर में भी प्रोग्रेस हो रही है, जहां वियतनाम में एक आसियान इंडिया ट्रैकिंग और डेटा रिसेप्शन स्टेशन का काम लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का ग्राउंड लेवल पर आम लोगों की लाइफ पर क्या असर होता है, ये QIP से समझ आता है। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया ने वियतनाम के 32 प्रोविंसेस में टोटल 66 क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं जो लोकल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करते हैं। क्लाइमेट एक्शन में भी दोनों देश मिशन लाइफ, CDRI और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू एक साथ हैं। वियतनाम ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में जुड़ने का इंटरेस्ट भी दिखाया है। एजुकेशन में ITEC, ICCR स्कॉलरशिप्स और अभी हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी तथा हो ची मिन एकेडमी के बीच हुआ MOU डायरेक्टली यूथ एजुकेशन को बेनिफिट कर रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि डिप्लोमेसी सिर्फ ट्रेड और डिफेंस नहीं, बल्कि डीप सिविलाइजेशनल लिंक्स और सॉफ्ट पावर पर भी टिकी होती है। मई-जून 2025 में लॉर्ड बुद्धा के होली रेलिक्स को एक्सपोजिशन के लिए वियतनाम भेजा जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने वियतनाम में माई सन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर जो AHKEF ब्लॉक्स और नियान टावर को रिस्टोर करने का बेहतरीन काम किया है, उसकी पूरे वियतनाम में बहुत तारीफ हुई है। इसके अलावा दनान यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टडीज की ICCR चेयर्स बनाई जा रही हैं और कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुंबई और हो ची मिन सिटी के बीच एक नया MOU और ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी के लिए एक कॉन्सुलर डायलॉग शुरू किया गया है। आइए समझते हैं कि ये रिलेशनशिप मल्टीलैटरल स्ट्रेटजी में कैसे फिट होती है। ब्रॉडली देखा जाए तो वियतनाम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक की पिलर है। दोनों ही देश रीजन में आसियान सेंट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। वियतनाम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म और वहां इंडिया की परमानेंट सीट के लिए अपना स्ट्रांग सपोर्ट लगातार देता आया है। एक और बहुत बड़ा अपडेट यह है कि 2026 में जब इंडिया के पास ब्रिक्स की चेयरमैनशिप होगी, तब इंडिया वियतनाम को एक ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बनने में पूरा सपोर्ट देगा। और आखिर में दोनों देशों ने FATF जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को ग्लोबली स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की क्लियर मांग की है।
इस पूरे टॉपिक को ध्यान से समझने के बाद अब वक्त है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। इस कॉन्सेप्चुअली डिजाइंड यूपीएससी प्रीलिम्स स्टाइल क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कंसिडर द फॉलोइंग। 1. Vietnam recently joined the Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI). 2. The Quick Impact projects are implemented under the Mekong-Ganga Cooperation. Which is correct? Options है A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. Try to answer this question in the comment section. I will personally reply with the correct answer and explanation. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.